तो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि चार कौशल कौन कौन सा है जिसको हम लोग भाषा शिक्षण में क्या कराते हैं, बच्चों को अभ्यास कराते हैं, बच्चों के अंदर विकास कराते हैं। तो कौन कौन सा है? सबसे पहला हम लोग कराते हैं श्रवण कौशल, कि बच्चे अच्छे से सुने, कोई भी बात टीचर बोल रहे हैं, शिक्षक बोल रहे हैं, तो बच्चे के अंदर इस गुण का विकास होना चाहिए कि वो ध्यान से सुने। उसे हम लोग श्रवण कौशल के नाम से जानते हैं। सेकंड कौशल का डेवलपमेंट हम लोग कराते हैं, उसे हम लोग कहते हैं वाचन कौशल, कि बच्चे अच्छे से व्यक्त कर सके, अभिव्यक्त कर सके अपने अंदर के भाव को, तो उसे हम लोग वाचन कौशल कहते हैं। बोलना यानी वाचन, ताकि बच्चे बढ़िया से बोल पाए, शुद्ध बोल पाए, अपने मन की बात को बोल पाए। थर्ड हम लोग कराते हैं, क्या कराते हैं? थर्ड हम लोग पठन कौशल का विकास कराते हैं। पठन कौशल क्या होता है? पठन कौशल होता है आपको कि बच्चे क्या कर सके, कोई भी चीज जो लिखा हुआ है उसको पढ़ सके, तो पठन कौशल का विकास कराते हैं जब हम लोग भाषा शिक्षण करते हैं। फोर्थ कौन सा कौशल का विकास कराते हैं हम लोग? फोर्थ, चौथा हम लोग लेखन कौशल का विकास कराते हैं। तो ये चार कौशल का डेवलपमेंट हम लोग कब कराते हैं? जब हम लोग भाषा शिक्षण कराते हैं बच्चों से। जब बच्चों को हम लोग क्या सिखाते हैं? भाषा सिखाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे? क्वेश्चन पूछा गया था कि भाषा कौशलों में से अभिव्यक्ति का कौशल कौन सा है? ये अभिव्यक्ति आखिर होता क्या है? अभिव्यक्ति मतलब अपना अंदर की भाव को व्यक्त करना। तो बच्चे श्रवण से अपने अंदर की बात को व्यक्त कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। वाचन वाचन से कर सकते हैं, सही बात है। तो वाचन यानी कि बोलना एक ऑप्शन हो गया। दूसरा और किससे कर सकते हो? वो लेखन, लिख कर क्या कर सकते हो? वो अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि बोलना और लिखना जो है आपका भाषा कौशल की कौन सी कौशल है? अभिव्यक्ति का कौशल है, अपने अंदर की बात को बोल सकते हो। तो क्लियर हो गया आपको? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके साथ ही अगर आप जेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप बैचेस, नोट्स एंड टेस्ट सीरीज को एक्सेस कर सकते हैं। अभी जो प्राइस है आपका देख पा रहे होंगे आप, सोशल साइंस पेपर 2 का भी आपको बैच आप एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके गूगल प्ले स्टोर से आप एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है आपसे कि अनुलेख जो है किस भाषा कौशल से संबंधित है? तो हम लोग अभी देखें कि टोटल 4 भाषा कौशल था। भाषा कौशल कितना था? कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपसे कि भाषा कौशल की संख्या कितनी होती है। तो भाषा कौशल की संख्या आपका 4 होती है। उन्हीं में से एक है आपका लेखन कौशल। क्या? आपका लेखन कौशल। और ये जो आपका लेखन कौशल है ये टोटल 3 भाग है। लेखन कौशल का कितने प्रकार का होता है? लेखन कौशल आपका 3 प्रकार का होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लेखन कौशल का कितना प्रकार होता है, तो लेखन कौशल टोटल 3 प्रकार का होता है। तो ये 3 प्रकार कौन कौन सा? एक होता है आपका अनुलेख। क्या होता है? अनुलेख। ध्यान से सुनिएगा, इस चीज को याद भी रखिएगा, क्योंकि यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि लेखन कौशल कितना प्रकार का होता है, भाषा कौशल कितने प्रकार का होता है। तो भाषा कौशल आपका 4 प्रकार का होता है, लेखन कौशल आपका 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार क्या क्या? एक हो गया आपका अनुलेख, दूसरा हो गया आपका प्रतिलेख। क्या है दूसरा? प्रतिलेख। और तीसरा आपका क्या हो गया? तीसरा आपका हो गया श्रुति लेख। क्या हो गया आपका? श्रुति लेख। तो लेखन कौशल 3 प्रकार का हो गया आपका। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है? तो आपके यहाँ दिख रहा अनुलेख जो है लेखन कौशल का एक प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। आप सेशन को अगर देख रहे हैं तो ये भी असेसमेंट करते हुए चलिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा। तो आप अपने आप का असेसमेंट करते हुए चलेंगे तो पता चलेगा कि आपका तैयारी कहाँ तक पहुंचा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि भाषा प्रयोगशाला यानी लैंग्वेज लैब के अनुभाग में कौन सा डिपार्टमेंट या कौन सा रूम जो है आपका सम्मिलित नहीं होता। तो आप अपना बीएड या डीएलएड जिस भी कॉलेज से किए होंगे तो वहां पर आप देखे होंगे एक लैंग्वेज लैब होता था। क्या होता था? एक लैंग्वेज लैब। वहां पर हम लोग क्या करते थे? 4 जो भाषा कौशल है उसका डेवलपमेंट कराया जाता है किसमें? लैंग्वेज लैब में। तो लैंग्वेज लैब में आपका परामर्श कक्ष, काउंसलिंग रूम होता था, श्रवण कक्ष होता था जिसमें बहुत सारे डिवाइसेस वगैरह लगा हुआ रहता था, कंट्रोल कक्ष भी था। आपका क्या नहीं होता था उसमें? उसमें कोई भी रेस्ट रूम आपका नहीं होता था, यानी विश्राम कक्ष नहीं होगा किसमें? आपका भाषा प्रयोगशाला में। तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि स्वस्वर वाचन का क्या गुण है? तो एक चीज याद रखिएगा कि स्वस्वर वाचन यानी आप बोल रहे हैं फिर बच्चे भी बोल रहे हैं। जैसे हम बोले कि मेरा भारत एक महान देश है, तो आपके साथ साथ बच्चे भी उस चीज को बोल रहे हैं, तो उसे हम लोग स्वस्वर वाचन कहते हैं। और ये स्वस्वर वाचन जो है ना,
ये कब कराते हैं हम लोग? जब बच्चे 1 या 2 क्लास में होता है, यानी प्रारंभिक अवस्था में हम लोग क्या कराते हैं? स्वस्थर वाचन कराते हैं, बच्चे जब प्रारंभिक अवस्था में होता है। तो स्वस्थर वाचन का क्या गुण है कि इससे हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि बच्चा उचित ध्वनि निर्गम करे, वो बढ़िया से बोल सके, तो ध्वनि का प्रैक्टिस हो जाता है इसमें। तो स्वस्थर वाचन का क्या गुण है? उचित ध्वनि निर्गम स्वस्थर वाचन का क्या है? गुण है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा कि मौखिक मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन। मौखिक मूल्यांकन यानी जब आप किसी क्लास में पढ़ा रहे, कोई भी टॉपिक आप पढ़ाए, जैसे हिंदी का टॉपिक मान लेते हैं कि आप वर्ण पढ़ाए, क्या पढ़ाए आप? वर्ण। अब वर्ण पढ़ाने के बाद आप बच्चों से पूछ रहे हैं क्वेश्चन, बच्चे से क्या पूछ रहे हैं? प्रश्न पूछ रहे हैं। किस प्रकार से पूछ रहे हैं आप? मौखिक पूछ रहे हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण क्या होता है, व्यंजन वर्ण क्या होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जिसका आंसर क्या होगा? बहुत ही शॉर्ट में होगा, बहुत ही छोटा में होगा, यानी बहुत ही शॉर्ट, लघु, एकदम बहुत ही शॉर्ट होगा, अति लघु होगा। क्या होगा? आंसर उसका अति लघु होगा। तो उस टाइप के असेसमेंट को हम लोग मौखिक मूल्यांकन कहते हैं। तो मौखिक मूल्यांकन के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है ना? कौन सा कथन आपका सही है? तो पहला है कि मौखिक मूल्यांकन में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि एकदम पूरा का पूरा गलत है। जब आप मौखिक मूल्यांकन कर रहे होंगे तो आप बहुत ही अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे, ताकि तुरंत आपको पता चल जाए कि बच्चों को पता है या नहीं पता है। ऑप्शन बी है कि मौखिक मूल्यांकन कर्ता निष्ठावान, सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए, जो कि एकदम सही स्टेटमेंट है कि जो भी व्यक्ति मौखिक मूल्यांकन कर रहे हैं, एज ए टीचर अगर आप कर रहे हैं, तो आप क्या होना चाहिए? सहनशील होना चाहिए। सहनशील क्यों होना चाहिए आपको? क्योंकि बच्चे हैं, तो बच्चे हो सकता है कि कोई भी चीज को 5-10 सेकंड सोचने के बाद उत्तर दे। ऐसा ना हो कि शिक्षक ऐसा हो कि वो 5 मिनट सोचने में जो वक्त लगा रहे हैं उस टाइम आप उसको डांट दे रहे हैं, फिर बच्चे डर जाएंगे, फिर वो उत्तर देंगे ही नहीं, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि बच्चों को वो चीज आती है या नहीं आती है। तो उसको सहनशील होना होगा, और क्या होना होगा? उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होना होगा, तो ही क्या कर सकते हैं? वो मौखिक मूल्यांकन करा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा कि मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है। ये क्या है? ये एक स्टेटमेंट है। ये जो अभी हम पढ़कर सुनाए आपको कि मूल्यांकन क्या है? उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की एक प्रक्रिया है। तो ये जो परिभाषा है मूल्यांकन की, ये किसके द्वारा दिया गया, ये आपसे पूछा जा रहा। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि हम लोग मूल्यांकन क्यों कराते हैं? बच्चों को क्यों मूल्यांकन करते हैं? ताकि हमको ये पता चले कि बच्चे कितना सीख पाए, बच्चे कितना सीख पाए। ये कैसे आप पता करेंगे कि बच्चे कितना सीख पाए हैं? ये आप पता कर पाएंगे जब बच्चों का आप मूल्यांकन करेंगे। अगर आप सिर्फ पढ़ाते जा रहे हैं और मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या गलत पढ़ा रहे हैं, बच्चे कितना सीख रहे हैं, बच्चे ओरिजिनल में कुछ सीख भी रहे कि नहीं रहे। वो डेली आ रहे हैं, क्लास बैठ के चले जा रहे हैं। तो अगर मूल्यांकन नहीं करेंगे तो ये आपको पता नहीं चलेगा। तो ये परिभाषा या स्टेटमेंट दिया गया आपको माइकेलिस के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि विद्यार्थी के सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए करवाए जाने वाला शिक्षण क्या कहलाता है? तो शिक्षण माध्यम वाला क्लास आप देख लीजिएगा, टीचिंग मेथोडोलॉजी वाला क्लास, कि किस किस मेथड से हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, टीचिंग कराते हैं। तो उन्हीं में से एक आपका क्या हो जाएगा? एक मेथड ऐसा है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को पहले कोई चीज पढ़ा देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप बच्चों को पढ़ा दिए किसके बारे में? संधि के बारे में पढ़ा दिए। आप संधि के बारे में पढ़ाने के बाद आप पता किए कि कुछ बच्चों को कुछ कुछ टॉपिक पर दिक्कत आ रहा है, कुछ कुछ नियमों पर क्या आ रही है, समस्या आ रही है। तब फिर आप क्या करेंगे? फिर उसको आप टीच कराएंगे। तो उस टीचिंग को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं रिमाइडल टीचिंग। क्या कहते हैं उसको? हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेमिडियल टीचिंग। तो ये जो रेमिडियल टीचिंग है, इससे संबंधित क्वेश्चन आपका सीडीपी में भी पूछा जाता है और इंग्लिश और हिंदी में भी पूछा जाता है, जिसे हिंदी में कहा जाता है उपचारात्मक शिक्षण, जिसमें बच्चों के कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उसको दूर करते हुए हम लोग क्या करते हैं? टीचिंग करते हैं। तो इसे रिमाइडल टीचिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। और कल का जो आपका सेशन होगा पूरा का पूरा रेमेडियल टीचिंग पर ही होगा। इसका पूरा बहुत ही बेहतर पीपीटी हम बनाया है, 2-3 घंटा टाइम लगा इस पीपीटी को बनाने में, बट फाइनली बहुत ही बढ़िया बना। और उसका पूरा का पूरा जो आपका क्लास है वो कल लगवाएंगे। कल शाम 6 बजे वो क्लास आपको मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लाइव करना है कि वीडियो बना के डाल देंगे, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना। और ये वीडियो देखने के बाद रिमाइडल टीचिंग का, आपको रिमाइडल टीचिंग से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में टेट का, आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को रिसर्च के बाद उस पीडीएफ में डाला गया है। तो वो एक बहुत ही बेहतरीन पीडीएफ आपके सामने आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछा जा रहा है? एक बेहतरीन क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 8
कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सीसीई। क्या कहते हैं इसको? सीसीई। सीसीई का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या है, तो सीडीपी में ये टॉपिक आपको पढ़ाएंगे असेसमेंट वाला दिन। एक टॉपिक और है सीडीपी का जो आपका छूट गया था, वो है असेसमेंट। और जेटेट का भले नया सिलेबस आपको आए तो वो उसमें आपको असेसमेंट देखने को ही मिलेगा, ये टॉपिक आपका जरूर रहेगा। और इस टॉपिक का पीडीएफ भी आप बना लिए हैं बहुत ही रिसर्च करने के बाद। वहाँ पर हम बताएंगे डिटेल्स में असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट कितने प्रकार का होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, जिसमें बच्चे बार बार क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। ये आपका होगा परसों, यानी संडे का क्लास आपका कौन चीज़ का होगा, यहाँ पर फिर हम एक बार लिख दे रहे हैं आपको कि संडे का जो क्लास होगा आपका वो रिमाइडल टीचिंग पर होगा। मंडे का जो क्लास होगा आपका, मंडे का जो क्लास होगा वो आपका होगा असेसमेंट के ऊपर। किसके ऊपर? असेसमेंट के ऊपर। तो ये दोनों सेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन दोनों सेशन से आप इजीली जो है आप सीडीपी में आप 5 मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो दोनों सेशन ज़्यादा से ज़्यादा आधा आधा घंटा का सेशन होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 घंटा 2 घंटा का सेशन होगा। ये 2 सेशन आप देख लीजिएगा, आपको बहुत ही उम्दा लगेगा। तो सीसी का फुल फॉर्म क्या? सीसी का फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव एवेल्युएशन। कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट, इसमें क्या अंतर होता है, ये आप बताएंगे क्लास के दिन। बट अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट, दोनों के बीच में क्या मूल अंतर होता है। यहाँ पूछा जा रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष आपसे पूछा गया, डीमेरिट पूछा गया। तो पहला स्टेटमेंट है कि इसमें विद्यार्थियों का निरंतर मूल्यांकन होता रहता, जैसे कि यहाँ पर कंटिन्यूअस लिखा हुआ है। कंटिन्यूअस से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें विद्यार्थी का क्या होता है, निरंतर मूल्यांकन होता रहता है, जो कि सही स्टेटमेंट है, ये कोई दोष नहीं है। विद्यार्थियों को अपने कमियों का निरंतर ज्ञान होता रहता है। जब डेली बेसिस पर आपका एवेल्युएशन होगा तो बच्चों को पता रहेगा कि वो किस किस चीज़ में मिस्टेक कर रहा है, तो उसका निरंतर ज्ञान होते रहेगा कि वो किस किस दिक्कत को सामना कर रहा है। थर्ड है कि अभिभावकों को विद्यार्थी की निरंतर प्रगति की जानकारी होती है। इससे अभिभावक जो होती है, गार्जियन जो होती है, उसको पता रहती है कि बच्चे कितने प्रोग्रेस किया है। तो ये सारे दोष नहीं है, ये सारे आपका कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव एवेल्युएशन का डीमेरिट मेरिट है। क्या ये सब आपका मेरिट है, मेरिट में गिना जाएगा ये सब चीज़। और लास्ट है आज तक, यह प्रणाली तभी लागू की जा सकती है जब विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कम है। ये गलत बात है। हम लोग जब स्कूल में पढ़ाते हैं तो 60-60 बच्चा का सेक्शन बना रहा था, तो उन 60 बच्चों का हम लोग एक ही साथ क्या करा सकते हैं, कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव एवेल्युएशन करा सकते हैं, करते हैं हम लोग। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल गलत होगा। एक मिनट, यहाँ दोष, मूल्यांकन का दोष, यह प्रणाली तभी लागू की जा सकती है जब विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कम। हाँ सही बात है कि ये दोष है, क्या गलत नहीं, ये क्या दोष है कि जब ज्यादा बच्चे होंगे तो ही आप क्या करा सकते हैं, सीसी करा सकते हैं। 1-2 बच्चा रहेगा तो आप सीसी कितना दिन कराएंगे, ज्यादा नहीं करा सकते। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, बट फिर इसको आप सही कर लीजिए कि ये प्रणाली कब लागू की जा सकती है, जब विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कम है। और ये क्या है, सीसी का क्या है, डिमेरिट है। क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर करने की कोशिश करेंगे आप कि उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में टोटल कितने पदों का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब हम लोग उपलब्धि परीक्षण निर्माण करते हैं तो टोटल हम लोग 4 पदों का निर्माण करते हैं। कितना? 4। वो क्या क्या? पहला होता है कि आपका प्लानिंग करना, परीक्षण जो भी आप मूल्यांकन करेंगे या टेस्ट करेंगे तो उसके लिए आपको प्लान करना होगा। यानी पहले हम लोग क्या बनाते हैं, योजना बनाते हैं, प्लान बनाते हैं। तो सबसे पहला होगा योजना बनाना, प्लान बनाना। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लान क्रिएट करते हैं। सेकंड में हम लोग क्या करते हैं, सेकंड में हम लोग परीक्षण का जो स्टार्टिंग फॉर्मेट होगा उसको हम लोग तैयार करते हैं। स्टार्टिंग फॉर्मेट को हम लोग तैयार करते हैं, स्टार्टिंग फॉर्मेट को हम लोग प्रिपेयर करते हैं। थर्ड में हम लोग क्या करते हैं, जो भी परीक्षण हम लोग कर रहे हैं उसका रीटेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, उसका हम लोग रीटेस्ट करते हैं उसका। फोर्थ में क्या हो जाएगा, उस परीक्षण का हम लोग एप्लीकेशन करते हैं। क्या करते हैं, उसको हम लोग अप्लाई करते हैं। तो उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में टोटल 4 पदों का प्रयोग किया जाता है, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो किंडरगार्टन से संबंधित एक पूरा का क्लास जो टीचिंग मेथोडोलॉजी वाला क्लास लिए थे उसमें डिटेल में हम लोग बात किए थे। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहले कि यह एक अमनोवैज्ञानिक प्रणाली है, जो कि पूरा का पूरा गलत स्टेटमेंट है। किंडरगार्टन मेथड जो होती है टीचिंग का, वो एक पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल मेथड है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को गतिविधियों के माध्यम से सिखाते हैं। तो वो अमनोवैज्ञानिक कैसे हो सकता है, वो पूरा का पूरा मनोवैज्ञानिक विधि है।
ये उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी है। ये भी गलत स्टेटमेंट है। ये जो है आपका किंडरगार्टन मेथड जो होती है बच्चों के लिए ज्यादा उपयोगी होती है, हायर क्लास के लिए ये क्या होती है, उपयोगी नहीं होता। कुक महोदय ने इस विधि को निश्चित रूप प्रदान किया, ये गलत है आपका, कुक महोदय नहीं किए थे। किंडरगार्टन मेथड का पूरा फॉर्मेट तैयार किए थे। भाषा के व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती है, ये कथन सत्य है। इसके माध्यम से हम लोग क्या नहीं दे सकते हैं, भाषा के व्याकरण और साहित्य की शिक्षा नहीं दिया जा सकता। बाकी मैथ वगैरह हम लोग पढ़ा सकते हैं इस किंडरगार्टन मेथड से, साहित्य वगैरह नहीं। भाषा हम लोग सिखा सकते हैं, बट साहित्य जो होती है भाषा से ऊपर बढ़कर होती है, हायर लेवल की चीज हो गया साहित्य, आपका व्याकरण हो गया। क्लास 1 के बच्चों को तो हम लोग व्याकरण पढ़ाते नहीं है। जब बच्चे 4 साल की उम्र में होता है तो उसको हम लोग ग्रामर पढ़ाते नहीं है, बट भाषा हम लोग सिखाते हैं। तो भाषा, गणित, ये सब चीज की शिक्षा हम लोग दे सकते हैं किसके माध्यम से, किंडरगार्टन टीचिंग मेथोडोलॉजी के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में से किस माध्यम से दी जा सकती है। यानी बेसिक शिक्षा प्रणाली में हम लोग भाषा की शिक्षा किस माध्यम से हम लोग दे सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा। तो बेसिक शिक्षा प्रणाली आखिर होता क्या, ये बेसिकली क्या होती है, व्यवहारिक तौर पर यानी थ्रू प्रैक्टिकल बच्चों को हम लोग ज्ञान प्रदान करते हैं, ज्यादा किताबों पर नहीं, अनुभव पर आधारित। बेसिक शिक्षा प्रणाली किस पर आधारित शिक्षण प्रणाली है, अनुभव पर आधारित। इसमें हम लोग किताबी ज्ञान ज्यादा नहीं देते हैं, बट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज्यादा कराते हैं। तो बेसिक शिक्षा प्रणाली में तो ऑप्शन नंबर ए तो पहले कट जाएगा कि केवल किताबी ज्ञान हम लोग नहीं देते, इसमें हम लोग एक्सपीरियंस को ऐड करते हैं। बी है आपका सामाजिक पर्यावरण, तो ये आपका सही होगा कि किस माध्यम से दी जा सकती है, आपका सामाजिक पर्यावरण से हम लोग बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा को हम लोग दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। 12 आपसे पूछा जा रहा है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में व्यक्तिक अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है। तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में जो व्यक्तिक अनुदेशन प्रणाली है इसकी सीमा क्या है, ये आपसे पूछा जाए। सबसे पहला पॉइंट आप याद रखिएगा, जो ये व्यक्तिक अनुदेशन प्रणाली है इसका डेवलपमेंट किसके द्वारा किया गया, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो 1963 में जो प्रोफेसर एस केलर, कौन, प्रोफेसर एस केलर के द्वारा जो है आपका वैयक्तिक अनुदेशन प्रणाली की विकास किया गया। ठीक है, और इसमें इसकी सीमा क्या पूछा जा रहा है, इसकी सीमा ये है कि इसमें विद्यार्थी को भाषा के तत्वों का ज्ञान प्रभावी रूप से करवाया जा सकता है, इसमें विद्यार्थी को भाषाई कौशल में दक्ष किया जा सकता है, इसमें व्यक्तिगत शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है। यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा में अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है। यही आपका सही स्टेटमेंट होगा कि इस जो व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली होती है जिसमें हम लोग पर्सनलाइज्ड बच्चों को सिखाते हैं, यानी कि मान लेते हैं कि कोई बच्चा है और उसको क्या समझ में नहीं आ रहा, उसको मान लेते बोर्ड मास उसको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, बोर्ड मास उसको समझ में नहीं आ रहा मैथ में, ठीक, और बाकी बच्चों को समझ में आ गया, बट कुछ ही बच्चों को या 1 या 2 बच्चों को समझ में नहीं आया, तब उसको हम लोग क्या करेंगे, व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली का इस्तेमाल करेंगे। तो उस केस में हम लोग बड़ी कक्षा में इसको अप्लाई हम लोग नहीं कर सकते, 1-2 बच्चों के साथ में इसको अप्लाई किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। 13 आपसे क्या पूछा जा रहा है, 13 पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा परिवीक्षित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है। तो कौन सा नहीं है आपका, तो अध्ययन कार्य का आवंटन आपका परिवीक्षित अध्ययन उपागम का सोपान है। अध्ययन हेतु निर्देश देना, यह भी आपका उसमें शामिल है। विद्यार्थियों द्वारा स्वाध्याय एवं शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन, यह भी शामिल है। कलात्मक प्रायोजन, यह आपका किसमें शामिल नहीं है, परिवीक्षित अध्ययन उपागम में आपका शामिल नहीं है। बाकी ये 3 शामिल है। 13 का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें मूल्यांकन भी आपका शामिल होगा, अध्ययन कार्य का आवंटन करना, अध्ययन हेतु निर्देश प्रदान करना, शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन प्रदान करना, मूल्यांकन, ये सारा चीज आपका परिवीक्षित अध्ययन उपागम में शामिल है। बट शामिल क्या नहीं है, कलात्मक प्रायोजन आपका शामिल नहीं है। 14 आपसे क्या पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम सरल तथा समान आकृति के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ करवाए, उल्लेखित बात किस स्तर के विद्यार्थियों हेतु कही गई है। तो जब बच्चे छोटे होते हैं तब हम लोग उसको सिखाते हैं कि ये क्या अ है, ये क्या है आ है। तो ये अ और आ, ये दोनों का आप ध्यान से देखिए, दोनों का आकृति, दोनों वर्णों का जो आकृति है लगभग मिलता जुलता है। तो शुरुआत में जब बच्चों के अंदर हम लोग लेखन कौशल का विकास कराते हैं तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं कि जो सरल वर्ण होता है और साथ ही साथ जो समान आकृति